नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दोस्तों कवर किया था, जिसमें हमने मस्तिष्क और मेरुरज्जु को पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब दूसरा जो तंत्रिका तंत्र का जो भाग है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको पढ़ेंगे दोस्तों। और इसी के साथ आज हम तंत्रिका तंत्र को खत्म कर देंगे। तो एक बार देखो दोस्तों, आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा होगा। मेरा उद्देश्य था दोस्तों आपको क्या समझाना, इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं वो चीजें आपको बताना चाहता हूं कि तंत्रिकाएं किस तरीके से फिट रहती है। अगर इसमें देखा जाए दोस्तों तो इसके अंदर आप लोगों को जो चीजें दिख रही है, इसमें आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो आपको इस कलर की जो अलग कलर से आपको दिख रही है, अंदर जो आसमानी कलर का जो दिख रहा है, ये सभी तंत्रिकाएं होती है। पूरे हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये जो आपको जो ये पॉइंट देख रहे हैं, ये सभी के सभी तंत्रिकाएं, ठीक है। तो ये चीजें मैं समझा रहा था। तो अब देखो ये पूरी तंत्रिकाएं होती है। अब वो कौन कौन सी तंत्रिकाएं होती है? जो पैरों के अंदर तंत्रिकाएं जाती है, हाथों में भी जाती है, कुछ स्वेदी तंत्रिकाएं होती है, कुछ प्रेरक तंत्रिकाएं होती है, कुछ एक मिश्रित तंत्रिकाएं होती है, ठीक है। और मेरुरज्जु से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाएं जो अलग अलग प्रकार की होती है, वक्ष भाग से निकलती है, कमर से निकलती है, गिरवा भाग से निकलती है, ठीक है। तो इसमें त्रिक अनुत्रिक भाग से भी निकलती है। तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे साथियों। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा जो टॉपिक था प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हमने क्या पढ़ा था आप लोगों को पता है। जो हमारा टॉपिक है वो तंत्रिका तंत्र है। क्या है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमने पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र में जो 3 भाग पढ़े थे, सीएनएस को हमने कंप्लीट कर दिया था। सीएनएस में हमने क्या पढ़ा था? ब्रेन के बारे में पढ़ा था हमने, और ब्रेन को खत्म ही कर दिया था। उसके बाद हमने मेरुरज्जु को पढ़ा था, स्पिनल कॉर्ड को पढ़ा था, और स्पिनल कॉर्ड को भी हमने क्या किया दोस्तों? खत्म कर दिया था। और अब हमने पढ़ने वाले हैं जो पीएनएस के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। वैसे दोस्तों देखा जाए परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 चीजें परिधीय तंत्रिका तंत्र में रख दी जाती है, जिसमें एक आता हमारे पास कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र कौन सा भाग आता है दोस्तों? कायिक तंत्रिका तंत्र, जिसके अंदर क्या होता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। कौन सी क्रियाओं का नियंत्रण होता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। यानी दोस्तों ऐच्छिक क्रियाओं की बात करें तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है वो किसमें होता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किस भाग में होता है? तो आप क्या बोलोगे कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कायिक तंत्रिका तंत्र में होता है। और दूसरा जो हमारे पास है वो है कौन सा भाग? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन सा है दोस्तों? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र इसकी बात करें, अगर हम एएनएस की बात करें, ऑटोनोमस नर्व सिस्टम की बात करें, तो ये कहां स्त्रावित होता है? ये कहेंगे हम किस भाग का नियंत्रण करता है? तो हम कहेंगे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क में कौन कर रहा था? आपको पता होगा साथियों कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिगेटा कर रहा था। और कुछ हमारे शरीर के अंदर कुछ अनैच्छिक भाग होते हैं, आपको पता होगा कि जैसे लार का स्रावण भी होता है, इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर आप कह सकते हैं कि जैसे पाचक रस है उनका स्रावण हो रहा है आर नाल भाग में हृदय की धड़कन है, इन सब के या श्वसन में श्वसन दर संबंधित है। जो अनैच्छिक अंग होते हैं वहां पर अनैच्छिक क्रियाएं संपन्न होती है। इनका जो नियंत्रण करने का काम करता है दोस्तों वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। और जो पीएनएस का यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र का जो कायिक भाग है यानी कायिक तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, जो ऐच्छिक क्रियाओं का क्या करता है दोस्तों? नियंत्रण करने का काम करता है। और सीएनएस को हमने खत्म कर दिया था। तो आज इन चीज को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसको पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ने का प्रयास करें, आपके सामने है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम शुरू करते हैं, पीएनएस की बात करेंगे। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो हमारी हेडिंग है वो कौन सी है दोस्तों? परिधीय तंत्रिका तंत्र। हेडिंग कौन सी है दोस्तों? प्रिय विद्यार्थियों हमारी जो हेडिंग है वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात आती है जिसको बोलते हैं पीएनएस। देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु 2 आती है जो केंद्र भाग में। परिधीय तंत्रिका तंत्र का तो होता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा तंत्र है हमारे शरीर में, तो वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें आपको मुख्य तौर से 2 बातें याद करनी है दोस्तों। यदि परिधीय तंत्रिका तंत्र की आपको रचना के आधार पर देखें, किसके आधार पर देखें? रचना के आधार पर,
अगर दोस्तों रचना के आधार पर देखें तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें आती है आपके सामने। वो कौन कौन सी आती है? एक तो आती है मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं, और हमने जो पढ़ा था ना मेरु रज्जु, क्या पढ़ा था? मेरु रज्जु। वहां पर हमने ये पढ़ा था कि मेरु रज्जु से मेरु तंत्रिकाएं निकलती है 31 जोड़ी, ऐसा पढ़ा था। तो ये मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती है, जो किसके अंदर आती है? ये परिधीय तंत्रिका तंत्र में आती है। ठीक है। दूसरी आती है हमारे पास कपाल तंत्रिकाएं। कौन सी तंत्रिकाएं? कपाल तंत्रिकाएं। तो हमने मस्तिष्क पढ़ा था, तो मस्तिष्क के अंदर होती है कपाल तंत्रिका, जो मस्तिष्क से निकलती है। तो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती है दोस्तों? 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। अगर हम दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र का देखें तो कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर परिधीय तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा है? उसको 3 भागों में बांटा है। एक तो संवेदी तंत्रिकाएं। कौन सी तंत्रिकाएं? संवेदी तंत्रिकाएं। ये क्या करती है? संवेदी तंत्रिकाएं, जो हमने पढ़ा था आपको पता है प्रतिवर्ती क्रिया में। तो संवेदी तंत्रिका वह क्या कर रही थी प्रतिवर्ती क्रिया में? कि उद्दीपनों को ग्रहण करके मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम किसका है? संवेदी तंत्रिकाओं का। और एक आती है हमारे पास प्रेरक तंत्रिकाएं। और दोस्तों प्रेरक तंत्रिकाएं वैसे ये संवेदी तंत्रिकाएं और प्रेरक तंत्रिकाएं किनका भाग है? ये मस्तिष्क का ही भाग है। ये मस्तिष्क की जो कपाल तंत्रिकाएं आती है ना, यही इसी के अंदर आती है। कपाल तंत्रिकाएं जो 12 जोड़ी है वो यही है, स्वेदी तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं, और एक होती है मिश्रित तंत्रिकाएं। कौन सी होती है दोस्तों? मिश्रित तंत्रिकाएं। तो स्वेदी तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं, और एक होती है मिश्रित तंत्रिकाएं। तो ये 12 जोड़ी जो आपको दिख रही है ना कपाल तंत्रिकाएं, तो कार्य के आधार पर जो परिधीय तंत्रिका तंत्र का जो प्रकार है वो 3 है। एक तो स्वेदी तंत्रिकाएं, एक प्रेरक तंत्रिका और एक मिश्रित तंत्रिका, जो आपके सामने दिख रही है। तो स्वेदी तंत्रिका क्या करती है दोस्तों? ये उद्दीपनों को ग्रहण करती है। किसी जैसे गर्म वस्तु को आपने स्पर्श किया तो उस उद्दीपनों को ग्रहण किया, ग्रहण करके मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक ले जाने का काम कौन करती है? वो करती है स्वेदी तंत्रिकाएं। और फिर हमने ये पढ़ा प्रतिवर्ती क्रिया में कि वहां से जो उद्दीपनों का विश्लेषण होता है मस्तिष्क में और उनसे संबंधित जो मैसेज प्राप्त होता है उसको क्रियाकारी अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है? वो प्रेरक तंत्रिका करती है। और जो स्वेदी और प्रेरक दोनों का काम कर रही है मिश्रण है, वो है मिश्रित तंत्रिकाएं। जो स्वेदी और प्रेरक दोनों का काम कर रही है, दोनों का मिश्रण होता है, वो मिश्रित तंत्रिका आती है दोस्तों। तो आप लोगों को बातें समझ में आई? ये 12 जोड़ी कैसे होती है? ये 3 जोड़ी होती है, ठीक है दोस्तों। और हमारे पास ये मिश्रित है, ये 4 जोड़ी होती है, और जो हमारे प्रेरक है वो 5 जोड़ी होती है। तो आपको पता है 4 और 5 कितने हुए? 9 और 3 कितने हुए? 12। तो इस तरीके से 12 जोड़ी है वो कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, जो कार्य के आधार पर परिधीय तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण कह सकते हैं। और मेरु तंत्रिका 31 जोड़ी। तो मैंने आपको बताया परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र को 2 तरीके से बांट सकते हैं, यानी 2 तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। इसका 2 तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 तरीके से वर्गीकरण करके बताया कि पहले तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि रचना के आधार पर तो मेरु तंत्रिकाएं यानी मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती है दोस्तों? मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती है? मेरु तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिका यानी मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती है? कपाल तंत्रिकाएं। जो कितना जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। यह कितना जोड़ी होती है? 31 जोड़ी। अब क्वेश्चन कैसे आता है प्यारे दोस्तों? यहीं से क्वेश्चन आता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कपाल तंत्रिकाएं हैं। अब ऑप्शन में देगा वो 31 जोड़ी भी देगा, 12 जोड़ी भी देगा। तो कंफ्यूज मत होना। उस समय आपको कपाल तंत्रिका से संबंधित जब भी क्वेश्चन पूछे तो प्यारे दोस्तों वहां आपको 12 जोड़ी ही बोलना है। मेरु तंत्रिका 31 जोड़ी जो मेरु रज्जु से निकलती है, स्पिनल कॉर्ड से निकलती है। वो स्पिनल कॉर्ड से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैली रहती है, एक धागे नुमा संरचना, तो बोलते हैं मेरु तंत्रिकाएं। और जो कपाल तंत्रिका खोपड़ी से निकलती है दोस्तों, मस्तिष्क से निकलती है। और ये जो कपाल तंत्रिका है वही ये कार्य के आधार पर जो हमने परिधीय तंत्रिका तंत्र का जो वर्गीकरण किया था, इसमें स्वेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका, मिश्रित तंत्रिका 3 प्रकार हमने बांटे थे। इसमें दोस्तों जो स्वेदी तंत्रिकाएं जो आपको दिख रही है, इस स्वेदी तंत्रिकाओं को 3 जोड़ी बोला जाता है, प्रेरक तंत्रिका 5 जोड़ी, मिश्रित तंत्रिका 4 जोड़ी, और ये इसकी कपाल तंत्रिकाओं की भाग है जो 12 जोड़ी पाई जाती है। और ये कार्य के आधार पर परिधीय तंत्रिका तंत्र का क्या कर दिया दोस्तों? वर्गीकरण कर दिया। अलग अलग कार्य करती है। स्वेदी तंत्रिकाएं बाहरी संवेदनाओं या उद्दीपनों को ग्रहण करके मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक लेके जाती है, और जो प्रेरक तंत्रिकाएं होती है वो मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जो उद्दीपन जो मस्तिष्क को प्राप्त हुए उनसे प्राप्त जो संदेश है, उस संदेश को, उस मैसेज को
कार्यकारी अंग तक ले जाने का काम करती है। और मिश्रित तंत्रिकाएं दोस्तों प्रेरक और स्वेदी दोनों का मिश्रण होती, दोनों प्रकार के कार्य संपन्न करती है। समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? तो ये थी हमारे पास कार्य के आधार पर दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण, और ये रचना के आधार पर परिधीय तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण। थोड़ा सा मैं इसमें पॉइंट लिखवा देता हूं। तो लिखना क्या है दोस्तों, तो शुरू करें। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र, हेडिंग क्या थी दोस्तों आपके पास? परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं PNS। ठीक है दोस्तों। और परिधीय तंत्रिका तंत्र की जब बात करें, मैं आपको क्या याद रखना इसमें दोस्तों, कुछ बात जो आपको याद रखनी थी वो क्या है पता है? वो ये थी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र के प्रकार को हम किस रूप से बांट सकते हैं। तो पहला हमने बताया था कि रचना के आधार पर, इसके आधार पर दोस्तों, रचना के आधार पर तो आप क्या बोलोगे? रचना के आधार पर दोस्तों कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। एक तो होती है मेरु तंत्रिकाएं। कौन सी होती है दोस्तों? मेरु तंत्रिकाएं। और एक होती है कपाल तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं, ठीक है। ये कितना जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। ये कितना होती है? 31 जोड़ी। ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। रचना के आधार पर मेरु तंत्रिकाएं कौन कौन सी होती है, कपाल तंत्रिकाएं कौन कौन सी होती है। तो आपको याद रखना मेरु तंत्रिकाएं कहां होती है दोस्तों? ये मेरु रज्जु से निकलती है। ठीक है। तो आप क्या कहोगे? मेरु रज्जु से निकलती है। तथा संपूर्ण रीढ़ की हड्डी, या आप ये कह सकते हो में फैली रहती है। और रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ रहती है। ठीक है। रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ फैली रहती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है मेरु तंत्रिका से संबंधित। और कपाल तंत्रिकाएं आप क्या कहोगे? मस्तिष्क से निकलती है। ये ब्रेन से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों? ब्रेन से निकलती है। तो ये थी हमारे पास मेरु तंत्रिका और कपाल तंत्रिका। अब देखते हैं मेरु तंत्रिकाएं कौन कौन सी होती है और कहां से निकलती है। तो ये देखो दोस्तों डायग्राम के अंदर, ये आपके पास जो दिखाई दे रहा है ये मेरु रज्जु है दोस्तों, जो कशेरुक दंड है हमारे पास। ये कशेरुक दंड दिख रही है आपको, ये कशेरुक दंड जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर ही तो ये मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है। इसके अंदर क्या करती है दोस्तों? ये मेरु तंत्रिकाएं कहां कहां पाई जाती है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर दोस्तों देखा जाए तो इसमें ये इस तरीके की जो आपको तंत्रिकाएं दिख रही है, ये इस तरीके से इस पूरी मेरु रज्जु से इस तरीके से निकलती रहती है दोस्तों। पूरी इस तरीके से आपके सामने जो दिख रही है वो इस तरीके से निकली हुई रहती है। इसको ही तो हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम मेरु तंत्रिकाएं। ठीक है दोस्तों। कि ये आप कहोगे कि इस जो मेरु रज्जु से कशेरुक दंड के दोनों तरफ इस तरीके से निकली हुई रहती है। ठीक है दोस्तों। ये कितनी होती है? तो आप क्या कहोगे? ये होती है 31 जोड़ी। कितनी होती है दोस्तों? 31 जोड़ी। तो 31 जोड़ी जो मेरु तंत्रिकाएं हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी जोड़ी होती है। तो जो गिरवा भाग में जो होती है दोस्तों, तो गिरवा तंत्रिकाएं, जो गिरवा कशेरुक होती है ना, उसके पीछे की तरफ होती है। तो गिरवा कशेरुक के नीचे गिरवा तंत्रिकाएं होती है, जो हमारे पास 8 जोड़ी होती है। फिर जो हमारे पास वक्ष आती है, वक्ष कशेरुकाएं होती है। तो वक्ष कशेरुका के पीछे की तरफ जो वक्ष तंत्रिकाएं होती है दोस्तों, तो वक्ष तंत्रिकाएं भी कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। जितनी कशेरुकाएं थी इतनी है ये। ठीक है दोस्तों। फिर नीचे की तरफ आती कटी, जो कमर भाग में कितनी जो कशेरुकाएं थी? 5 थी। तो कटी जो कशेरु तंत्रिकाएं होती है वो भी 5 होती है। ठीक है दोस्तों। फिर हमारे पास आपको बताया तो त्रिक भाग आता है। त्रिक भाग में कितनी है? 5 कशेरुकाएं थी, तो 5 भी इस भाग में क्या है? तंत्रिकाएं। फिर हमारे पास आता है दोस्तों अनुत्रिक यानी पूंछीय भाग। अनुत्रिक है वो, यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां आपको जो अनुत्रिक भाग में 4 कशेरुकाएं थी, जिस भाग में हमारे पास दोस्तों एक ही तंत्रिका बनती है। कितनी बनती? एक ही तंत्रिका बनती है, जो सैक्रल भाग के बीच में पाई जाती है। ये तंत्रिका जो संख्या में कितनी है? 1 है। समझ में आया?
अब मैं आपको ये पूरी जोड़ियां बता देता हूं, यहां से शुरू होकर यहां तक जो कशेरुक दंड आपको दिख रहा है, इस पूरी कशेरुकाओं के अंदर ये तंत्रिकाएं दोस्तों पाई जाती। अब देखो, अब अगली क्लास में जो मैं ये चीजें बता रहा हूं वो देख लेते हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं। देखो दोस्तों जब इसको हम पढ़ते हैं तो मैं इनको आपको इस तरीके से बता सकता हूं कि हमने जो मेरु तंत्रिकाओं की जब बात की, तो मेरु तंत्रिकाओं में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि मेरु तंत्रिकाएं जो कितनी है, 31 जोड़ी है। कितनी है दोस्तों? 31 जोड़ी है। 31 जोड़ी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, मेरु तंत्रिकाएं जो 31 जोड़ी है वो कहां कहां पाई जाती है? तो देखो, पहले ही हमारे पास आती है गिरवा तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाओं में गिरवा तंत्रिकाएं जो कितनी है, 7 जोड़ी। कितनी है दोस्तों? 7 जोड़ी। फिर दूसरा आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास वक्ष या वक्षीय तंत्रिकाएं। वक्षीय तंत्रिकाएं जो कितनी आती है, 12 जोड़ी। कितनी आती है? 12 जोड़ी। तीसरा हमारे पास आता है, वो आता है कट्टी तंत्रिकाएं जो कमर भाग में होती है, वो कितनी होती है? 5 जोड़ी। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब बंधुओं देखिए, अब हमारे पास 4 नंबर आता है, वो आता है अनुत्रिक तंत्रिकाएं। वो कितनी होती है? 5 जोड़ी। अब हमारे पास आता है जो 5 नंबर आता है, वो आता है अनुत्रिक, ऊपर वाला भाग दोस्तों सॉरी त्रिक है, अनुत्रिक तंत्रिकाएं। वो कितनी है? 1, जो पूंछीय भाग में होती है। पूंछीय भाग में क्या दोस्तों? ये कट्टी कमर भाग में। अब दोस्तों अगर देखा जाए इसमें तो 12 और 12 24 और 5 29 और 31 ये 8 होती है। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 31। टोटल हमारे पास 31 जोड़ी हो गई। अब देखो दोस्तों, यहां थोड़ा सा मैं सुधार करके बता रहा हूं कि इसको केवल क्या बोलते हैं? त्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिक बोलते हैं। त्रिक। अब देखिए साथियों, जो हमारे पास टोटल कितना जोड़ी होती है? 31 जोड़ी होती है, क्योंकि 8 जोड़ी हमारे पास होती है गिरवा की, 12 जोड़ी होती है वक्ष की, कट्टी की 5, त्रिक की 5 और अनुत्रिक की 1, यानी गिरवा भाग में होती है। गिरवा गर्दन भाग वाला था, गिरवा भाग में। ठीक है दोस्तों, और ये जो होती है हमारे पास वक्षीय, वक्ष भाग में होती है, वक्ष भाग में। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास टोटल मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है दोस्तों? 31 जोड़ी होती है। इसको और थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़े, क्योंकि मैं और थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को पूरी चीजें है वो स्थायी होनी चाहिए। प्यारे साथियों, जब चीजें स्थायी नहीं होती है तब मजा नहीं आता है। अरे जब पढ़ो ऐसा कि सब चीजें आपको क्या हो जाए, कवर हो जाए, और मजे की बात तभी होती है दोस्तों, और मजा भी तब आता है, नहीं तो ऐसे क्या कुछ नहीं। अरे इतना गहराई में पढ़ लो कि क्वेश्चन कहीं से भी आए भाई। अब ये मैं जो बता रहा हूं ये हमारे पास समझ लो एक कशेरुकी है, कशेरुकी दंड या कशेरुकाएं। और टोटल आपको पता है कशेरुकाएं कितनी होती है? जो हमने तंत्रिका, जो हमने कंकाल तंत्र पढ़ा था दोस्तों, वहां पर हमने पढ़ा था, आप लोगों को पता है 33 कशेरुकाएं बताई थी, और फिर 33 कशेरुकाएं मिलकर क्या बनाती है? 33 कशेरुकाएं मिलकर 26 हड्डियां बनाती है, 26 हड्डियां बनाती है, ऐसे बताया था। वहां मैंने 33 कशेरुकाओं के बारे में आपके सामने डिस्कशन किया था। तो वैसे कशेरुकाएं और तंत्रिकाएं नाम से मैं थोड़ा सा फर्क है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब आपके सामने जो दिख रहा है दोस्तों, इसमें मैं आपको बताना हूं कि अब देखो इस भाग में, यहां पर हमारे पास जो इस तरीके की जो स्थिति दिख रही है आपको, इस तरीके की जो स्थितियां दिख रही है, इसमें देखो दोनों तरफ इस तरीके से निकले हुए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो हमारे पास जो निकले हुए रहते हैं, दोनों तरफ इस तरीके से निकले हुए रहते हैं। इस भाग में दोनों तरफ इस तरीके से निकले हुए रहते हैं, दोनों तरफ इस तरीके से दोस्तों क्या होते हैं? निकले हुए रहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो भाग निकले हुए रहते हैं इनको ही तो क्या बोलते हैं? तंत्रिकाएं बोलते हैं। यही तो क्या है दोस्तों? तंत्रिकाएं। यही तो हमारे पास क्या है? यही हमारे पास क्या है दोस्तों? तंत्रिकाएं। क्या है हमारे पास? तंत्रिकाएं। अब मुझे एक बात बताओ, इन तंत्रिकाओं की जब बात कर रहे हैं तो
आगे की जो भाग है, जो तंत्रिकाएं होती है, उसको बोलते हैं गिरवा, गिरवा तंत्रिकाएं। और ये गिरवा तंत्रिकाएं कौन सी होती है? गिरवा तंत्रिकाएं 8 जोड़ी होती है। कितनी होती है दोस्तों? 8 जोड़ी। अब ये कौन सी है? ये गिरवा तंत्रिकाएं दोस्तों, जो गिरवा कशेरुकाएं होती है उनके पीछे की तरफ पाई जाती है, जिसको बोलते हैं गिरवा तंत्रिकाएं। और फिर हमारे पास आती है वक्ष, जो कशेरुकाएं थी 12 जोड़ी थी। जो हमारे पास पसलियां है ना 12 जोड़ी, ये वक्ष गुहा है। इन पसलियों के जस्ट पीछे की तरफ 12 जोड़ी वक्ष कशेरुकाएं पाई जाती है। तो 12 जोड़ी पसलियां, 12 जोड़ी वक्ष कशेरुकाएं, और बीच में स्टर्नम मिलकर परशुकाकार पिंजर बना रही है, जिसमें हृदय और फेफड़े सुरक्षित है। तो आप ये बताओ कि वक्ष कशेरुकाएं 12, इसके पीछे की तरफ 12 तंत्रिकाएं पाई जाती है, जिसको बोलते हैं, जिसका नाम भी क्या है? वक्ष तंत्रिकाएं। वक्ष तंत्रिकाएं जो कितना जोड़ी है दोस्तों? 12 जोड़ी है। 12 जोड़ी का मतलब आप ये समझ लो कि 12 इस तरफ, 12 इस तरफ, और 8 जोड़ी का मतलब 8 इस तरफ, 8 इस तरफ। फिर हमारे पास आती है कमर वाले भाग में, जिसको बोलते हैं कटी, कटी तंत्रिकाएं। और कटी तंत्रिकाएं आपको पता है, हमने जब पढ़ा था ना कशेरुका, उसमें भी हमने कटी कशेरुकाएं बोला था। वो भी 5 जोड़ी है। कितनी है दोस्तों? 5 जोड़ी है। तो ये भी कटी कशेरुक के पीछे की तरफ पाई जाती है, जो कटी तंत्रिकाएं कहलाती है, 5 जोड़ी होती है। फिर हमारे पास आता है अनुत्रिक, अनुत्रिक सबसे लास्ट में, जो इसमें होती है 1 जोड़ी। कितनी होती है? 1 जोड़ी, जो सैक्रल के बीच में पाई जाती है। ठीक है, सैक्रल और पूंछी सैक्रल के बीच में पाई जाती है। और एक हमारे पास इस भाग में आती है त्रिक, जो कितनी होती है? 5 जोड़ी। त्रिक कितनी होती है दोस्तों? 5 जोड़ी होती है। समझ में आया? ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है, इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको अगर बताऊं तो यहां पर देखो, गिरवा तंत्रिकाएं कितनी होती है? 8 जोड़ी। वक्षीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी। कटी तंत्रिकाएं 5 जोड़ी। त्रिक तंत्रिकाएं 5 जोड़ी। अनुत्रिक तंत्रिकाएं 1 जोड़ी। ठीक है, टोटल कितनी होगी? 31 जोड़ी। तो मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है? 31 जोड़ी, जो इस तरीके से ऐसे जुड़ी हुई रहती है, इस तरीके से फोल्ड बनाती है। ये क्या काम करती है भाइयों और बहनों? क्या काम करती है? ये वो काम करती है जो मैंने बताया था उस क्लास में। क्या बताया था? ध्यान से सुनिए। आप खड़े हो, ठीक है, और अकस्मात पीछे सिर जैसी आवाज लगाई, यह आपने एकदम झटके के साथ पीछे, अरे भाई पीछे देखकर आप डर गए एकदम। डरे नहीं डरे? दूसरी बात, आप अकेले कहीं सुनसान जगह जा रहे हो और सिर की आवाज, दहाड़ने की आवाज आ रही है, और उधर भूतनियों की आवाज आ रही है। उस समय आपके एकदम डर पैदा होता है, अंदर एक पदार्थ का स्त्रावन होता है, जिसको बोलते हैं अनुकंपी। इनसे संबंधित जो उद्दीपक होता है ना, उन तंत्रिकाएं, उनसे संबंधित उद्दीपकों को ये तंत्रिकाएं तो लेके जाती है, यहां से होती हुई, यहां से होती सीधी मस्तिष्क में लेके जाती है। आगे बात समझे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्रिकाओं के पास, और फिर उनसे संबंधित आपका जो है वो प्रोसेस चलता है। तो ये मेरु तंत्रिकाएं कितनी हो गई दोस्तों? 31 जोड़ी, जो अलग अलग भाग में पीछे की तरफ है, अलग अलग भाग में जो उद्दीपक होते हैं उनको मस्तिष्क लेके जाने का काम करती है। अब हमारे पास जो अगला जो निकल के आता है दोस्तों, वो आती है हमारे पास कपाल तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं, अब देखो दोस्तों, कपाल तंत्रिकाएं, और ये कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती है दोस्तों? ये हमारे पास कितनी होती है? 12 जोड़ी। और ये कहां से निकलती है? मस्तिष्क से। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं, निकलने वाली तंत्रिकाएं, मस्तिष्क से निकलने वाली दोस्तों कौन सी है? तंत्रिकाएं। अब ये मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं जो 12 जोड़ी होती है, वो कौन सी होती है उसको भी देखें। देखो ये दोस्तों 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वेदी तंत्रिकाएं, स्वेदी तंत्रिकाएं, स्वेदी तंत्रिकाएं। एक होती है हमारे पास प्रेरक तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं। एक हमारे पास होती है दोस्तों मिश्रित तंत्रिकाएं, मिश्रित तंत्रिकाएं। ठीक है साथियों, अब अगर देखें स्वेदी तंत्रिकाएं, ये क्या करती है? उद्दीपनों को या भी जो भी सूचनाएं, उद्दीपनों को मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। और ये प्रेरक तंत्रिकाएं क्या करती है?
ये दोनों का मिश्रण है, यानी आप मिश्रित है, वो क्या होती है, संवेदी प्लस प्रेरक, इन दोनों का क्या होती है, मिश्रण है, इन दोनों का मिश्रण है, दोनों का काम करती है। जबकि ये क्या करती है दोस्तों, ये क्या करती है, मस्तिष्क से प्राप्त मैसेज को क्रियाकारी अंग तक ले जाती है, अंग तक ले जाती है। आगे बात समझ में। अब ये कितने जोड़ी होती है, इनके बारे में भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, स्वेदी तंत्रिकाओं की बात करें तो ये हमारे पास कितनी है, 3 जोड़ी। प्रेरक तंत्रिकाओं की बात करें तो ये कितनी जोड़ी हमारे पास, 5 जोड़ी। और मिश्रित तंत्रिकाओं की बात करें दोस्तों, कितनी होती है, 4 जोड़ी। तो टोटल कितनी होती है, 5 जोड़ी ये हो गई, 3 जोड़ी ये हो गई, 4 जोड़ी ये हो गई। तो 5 + 3 + 4, तो टोटल कितनी होगी दोस्तों, 12 जोड़ी हो गई। तो हमारे पास कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है दोस्तों। इनमें से 3 जोड़ी स्वेदी तंत्रिकाएं, 5 जोड़ी प्रेरक तंत्रिकाएं, 4 जोड़ी है वो कपाल तंत्रिकाएं। अब ये होती कहाँ हैं, इनके बारे में भी अपन देख लेते हैं दोस्तों। आप लोगों को पता होगा तो स्वेदी तंत्रिका, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, जो हमारी आंखें होती है, आंखों के पास जो तंत्रिकाएं होती है दोस्तों, वो होती ऑप्टिक नर्व। कौन सी होती है दोस्तों, वापस देख रहा हूं, पूछ रहा हूं, दृग तंत्रिकाएं जिसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। हम जब भी देखते हैं किसी चीज को, उनसे संबंधित जो हमारा पिरामिड, जो प्रतिबिंब बनता है, वो रेटिना पर बनता है दोस्तों। और रेटिना का ये भाग है दृग तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व। ये क्या करती है, उनसे संबंधित जो भी उद्दीपक है उनको मस्तिष्क तक लेके जाती है, और मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को पढ़ता है, और उनके बाद हमें वो चीज दिखने के बाद हम बोलते हैं कि ये घड़ी है। आ रही बात समझ, ये वो चीज है। तो ये कैसे पता चलती है, ये ऑप्टिक नर्व है, उस उद्दीपकों को मस्तिष्क तक लेके जाती है। तो ये एक स्वेदी तंत्रिका का काम करती है। तो आंख में पाई जाने वाली ऑप्टिक नर्व एक स्वेदी तंत्रिका है, जो उद्दीपनों को मस्तिष्क तक लेके जाती है। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एक और स्वेदी तंत्रिका, जैसे कान से संबंधित ऑडिटरी तंत्रिकाएं होती है। कौन सी होती है, ऑडिटरी नर्व्स होती है। ऑडिटरी नर्व ये क्या करती है, जैसे ही कोई आवाज आती है उसको सुनता है, या उसको आंख के अंदर जो अंतःकरण भाग में पाई जाती है ऑडिटरी नर्व, और ये क्या करती है, जैसे ही आवाज आती है उस आवाज से संबंधित जो भी उद्दीपक है उसको मस्तिष्क तक लेके जाती है, और मस्तिष्क उस आवाज को पहचानने का काम करती है। ये आदमी की आवाज है या पशु की आवाज है, या कुत्ते की आवाज है या बिल्ली की आवाज है, बात समझ में आई आपको। तो ये आप लोगों को विशेष तौर से क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जो है वो तंत्रिकाएं होती है, ये तंत्रिकाएं कौन कौन सी होती है, समझ में आया। जैसे ऑल फैक्ट्री जो नर्व है, जो अपन कह सकते हैं गंध से संबंधित है। जो भी हम टेस्ट करते हैं, भोजन करते हैं, या जो भी हम किसी चीज को सूंघ रहे हैं, उनसे संबंधित गंध या बदबू आती है या सुगंध आती है, इनसे संबंधित जो उद्दीपक है, वो उद्दीपक क्या करती है, ऑल फैक्ट्री नर्व होती है, वो ग्रहण करती है उस उद्दीपकों को और मस्तिष्क तक लेके जाती है। फिर हमें वो क्या होती है, गंध का महसूस होता है कि कैसी गंध है, खराब है या अच्छी है, सुगंध है या गंध है, भाई बस में खुशबू है या बदबू है। तो ये चीजें किससे संबंधित है दोस्तों, ये सब के सब स्वेदी तंत्रिकाएं मैंने बोली थी। तो इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर 3 जोड़ी स्वेदी तंत्रिकाएं होती है। स्वेदी तंत्रिकाएं क्या करती है, अब तीनों के तीनों क्या कर रही थी, बाहर से उद्दीपनों को मस्तिष्क में लेके जा रही थी। अब अंदर मस्तिष्क से उस उद्दीपनों के प्रति जो भी रिजल्ट निकला है उसको वापस क्रियाकारी अंगों तक लेके जाने का काम कौन कर रही है, प्रेरक तंत्रिका, जो 5 जोड़ी होती है, और 4 जोड़ी मिश्रित होती है। टोटल हमारे पास कितनी होगी, 12 जोड़ी। समझ में आया। मैंने आपको स्वेदी तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं, मिश्रित तंत्रिकाएं तीनों के तीनों बता दी दोस्तों। 12 जोड़ी होती है, जिसको हम संयुक्त रूप से कपाल तंत्रिकाएं बोलती है। जो क्या करती है दोस्तों, कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलने वाली होती है। और मेरु तंत्रिकाओं के बारे में 31 जोड़ी जो हमने बताया था, वो भी मैंने आपको विशेष तौर से बता दिया कि मेरु रज्जु वाली जो होती है कसरु दंड, इसमें जो 33 जोड़ी कसरुकाएं होती है, उनके पीछे से ये तंत्रिकाएं निकलती है। जो टोटल हमारे पास 31 जोड़ी होती है 33 कसरुकाओं के अंदर। तो ये मैंने आपको अलग तरीके से पूरा वर्गीकरण करके बता दिया था। इन चीजों को आपको याद करना कॉम्पिटिशन एग्जाम में। एग्जाम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए। चीजें हार्ड है, बार बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए, अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी इनको थोड़ा सा देख ले कि अब जो परिधीय तंत्रिका तंत्र जो हमारे था पीएनएस, इसमें आप लोगों को पता है तो हमने कार्य के आधार पर जो पढ़ा था, कार्य के आधार पर
इसमें 3 चीजें पढ़ी थी। स्वेदी तंत्रिकाएं, स्वेदी तंत्रिकाएं। स्वेदी तंत्रिकाएं क्या होती है दोस्तों? स्वेदनाओं को या उद्दीपनों को कहां लेके जाती है? मस्तिष्क तक। तो आपको पता है उद्दीपकों को या जिसको बोलते हैं आवेगों को, और आवेग कौन से होते हैं? गर्म वस्तु को स्पर्श किया तो वो भी एक आवेग है, ठीक है। उद्दीपकों को मस्तिष्क तक, तो ये कार्य कर रही है, इसलिए कार्य के आधार पर पीएनएस को थोड़ा एक और भाग में बांट दिया था, वही है, बस है इसी के भाग। दूसरी हमारे पास प्रेरक। प्रेरक तंत्रिकाएं क्या करती है? ये क्या करती है? उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया के लिए मस्तिष्क से प्राप्त मैसेज को क्रियाकारी अंग तक भेजती है। और एक आती है मिश्रित तंत्रिकाएं। कौन सी आती है? मिश्रित तंत्रिकाएं। और मिश्रित जो तंत्रिकाएं होती है वो इन दोनों का क्या होती है दोस्तों? मिश्रण होती है। जो कितनी होती है हमारे पास? आप लोगों को ध्यान होगा दोस्तों, ये हमारे पास कितनी होती है? 4 जोड़ी होती है। और ये हमारे पास कितनी है? 3 जोड़ी होगी। और ये हमारे पास कितनी है दोस्तों? 5 जोड़ी होती है, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था। और ये बार बार ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, तो आपको पूरी चीजें मैं डिटेल में बताने के प्रयास कर रहा हूं। इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो हमारे पास क्या हो गया? कार्य के आधार पर स्वेदी तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं, मिश्रित तंत्रिकाएं। स्वेदी तंत्रिकाएं क्या करती है? जब हमने प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ी थी, जो पिछली क्लास में हमने, तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान ये चीजें हमने पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा। तो क्या पढ़ा था हमने? जैसे कोई गर्म वस्तु में आपने हाथ डाला तो उद्दीपक हो गए, उस उद्दीपनों को स्वेदी तंत्रिका क्या करती है? मस्तिष्क तक लेके जाती है। मस्तिष्क उस उद्दीपनों को पढ़ेगा, उस उद्दीपनों के प्रति विश्लेषण करेगा। विश्लेषण करने के बाद वो उसका जो मैसेज है वो ये है कि हाथ जल रहा है, उसको बाहर निकाला जाए, तत्काल प्रभाव से इस कार्यवाही की जाए, एक्शन लिया जाए। तो उस समय क्या होगा? जो प्रेरक तंत्रिकाएं होती है उस मैसेज को लेकर क्रियाकारी अंग कौन सा? ये है। इस भाग तक, इससे आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। तो ये झट से आपका हाथ क्या करेगी दोस्तों? ऊपर उठा देगी। तो ये होती है स्वेदी तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिका। तो ये हमारे पास पीएनएस कंप्लीट हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो कौन सा है दोस्तों? स्वायत्त तंत्रिका। स्वायत्त कौन सा तंत्रिका तंत्र है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखो दोस्तों, अगला जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो कौन सा है? स्वायत्त तंत्रिका। नेक्स्ट हमारे पास स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है? जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। अब देखो दोस्तों, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम यानी शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं इसको? ANS। अब देखो साथियों, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इसका मुख्य काम क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। इस पर नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। और वो अनैच्छिक क्रियाएं कहां होती है? आपको पता है, वो हमारे अनैच्छिक अंगों में होती है। जैसे कुछ अंगों में होती है अनैच्छिक क्रिया। कौन कौन से अंगों में होती है वो भी याद रखना। वो हमारे पास कौन कौन से अंग होते हैं जिसमें अनैच्छिक क्रियाएं होती है? आपको पता है, आरनाल में कर्मांकुंचन वो अपने हिसाब से चलता है, अपन इसको कुछ नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास ऑर्गन्स होता है, वो होता है हृदय में जो होती है वो धड़कन, जो अपने हिसाब से चलती है, अपन इसको नहीं रोक सकते। तीसरा अंग होता है श्वसन, और श्वसन में जो श्वसन दर होती है, इसको आप नहीं रोक सकते लंबे समय तक, ये तो चलेगी भाई, ठीक है। और ज्यादा रोकी तो राम नाम सत होना तय।
अगला देखो, अगला जो अंग हमारे पास जो आता है, जैसे लार टपक रही है, लार से संबंधित हमारा पास ऑर्गन से वो भी आ सकता है, यकृत में कुछ पदार्थों का स्त्रवण है वो भी अपने हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये लगातार जो अंग आते हैं वो हमारे पास अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है दोस्तों, और ये लगातार है वो अंग विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्त्रवण करते रहते हैं, जिसका नियंत्रण अपन खुद नहीं कर सकते। जैसे पाचक रस है, उसका स्त्रवण हो रहा है, वो अपने हिसाब से ही हो रहा है, ठीक है। अपन चाहे तो उस पाचक रस को बंद नहीं कर सकते, वो स्त्रावित होगा ही होगा। तो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, सीधी सी बात याद रखना दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। और मस्तिष्क में कौन कर रहा था इनका नियंत्रण? तो दोस्तों आपको पता होगा, तो मस्तिष्क में कर रहा था मेडुला ऑब्लिगेटा। याद है सबको? मेडुला ऑब्लिगेटा, मेडुला ऑब्लिगेटा ये कर रहा था दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कर रहा है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कर रहा है, और मस्तिष्क में पूछा जाए तो मेडुला ऑब्लिगेटा। तो वो अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या है क्वेश्चन, क्योंकि तंत्रिका तंत्र में 2 तरीके से अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कर रहा है। स्वायत्त तंत्रिका ऑटोनोमस नर्व सिस्टम भी कर रहा है, और साथ में साथ मेडुला ऑब्लिगेटा भी दोस्तों कर रहा है। तो अब आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, उस पर निर्भर करता है। इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों का काम होता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। अब देखो अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती, जो अपनी इच्छा के विरुद्ध चले, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चले, अपने हिसाब से चले। भाई साहब वो यूनिवर्सल के हिसाब से हैं, खुद राजा है, किसी पर डिपेंड नहीं, वो होती है अनैच्छिक क्रियाएं। अगर आपके अंदर हिचकी आएगी तो आएगी, इसको आप लंबे समय तक नहीं रोक सकते। छींक आएगी तो आएगी, इसको नहीं रोक सकते, वो होती है अनैच्छिक क्रियाएं। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, जैसे देखो प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारण कई चीजें होती है आपके सामने, जैसे आप जूते के फीते बांध देते हो मोबाइल से बात करते करते, तो एक प्रतिवर्ती क्रिया, उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया, जो आपने पहले से सीखी गई प्रतिवर्ती क्रिया। तो आप लोगों को जो मैंने बताई, ये भी तो एक अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया भी एक अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आ रही है। तो अब देखो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, बात ये बतानी है मुझे, इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का मुख्य काम है अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना, और मस्तिष्क के अंदर जो हमारे पास मेडुला ऑब्लिगेटा था वो भी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कर रहा था। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से संबंधित खास बात क्या याद रखनी है कि कितने प्रकार का होता है, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या क्या चीजें होती है। देखो दोस्तों, अब अगर हम एएनएस की बात करें, ऑटोनोमस नर्व सिस्टम की बात करें, तो एएनएस की बात करें दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारे पास स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें 2 प्रकार होते हैं। एक हमारे पास होता है अनुकंपी। क्या होता है दोस्तों? अनुकंपी। अनुकंपी। एक होता है हमारे पास परानुकंपी। परानुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अनुकंपी और परानुकंपी में आपको क्या याद रखना दोस्तों? याद ये रखना है, अनुकंपी, अनुकंपी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक। तो 2 चीजें जो आपके सामने हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में कितनी बातें याद रखनी है, चलो देखो दोस्तों। अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या होता है? आपातकालीन स्थिति में सक्रिय रहता है। तो आप ये कह सकते हो कि आपातकालीन परिस्थिति में स्त्रावित होता है, स्त्रावित होता है, आपातकालीन परिस्थिति में स्रावित होता है। समझ में आई बात? इसका मतलब ये क्या है? आपातकालीन परिस्थिति में शरीर को अपने आप को तैयार करने का काम करता है, इसका काम होता है आपातकालीन परिस्थिति में स्रावित होना, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं अनुकंपी, सिंपैथेटिक। और ये विश्राम की स्थिति में, इसका स्राव होता है विश्राम की स्थिति में। विश्राम की स्थिति में जब हमारा शरीर ढीला पड़ा रहता है, उसमें स्थिति में स्रावित।
तो दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आई। पहली बात, ये आपातकालीन परिस्थिति में स्रावित होती है, यानी कि जो सिंपैथेटिक जो होता है वो अपना तरल कब स्रावित करता है? आपातकालीन परिस्थिति में। और जो हमारे पास परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो विश्राम की स्थिति में स्रावित होता है। दोनों बात समझ में आ गई। हमारे शरीर के अंदर जो अनुकंपी परानुकंपी होते हैं इनका क्या खेल है ये भी समझें दोस्तों। आपातकालीन परिस्थिति में, आपातकाल में किसका स्रावण होता है? अनुकंपी का। जब भी आपातकाल की बात आ जाए, अकस्मात, जैसे दुर्घटना के समय किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट के दौरान व्यक्ति घंटे भर तक जिंदा रहता है। क्या कारण है? क्योंकि उसके रक्त में एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावण हो जाता है, और एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावण भी इस प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र के हिसाब से होता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आपातकालीन परिस्थिति में स्रावण होता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र वही एड्रीनलिन हार्मोन का जो स्रावण हुआ है वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हुआ है, और जिसके कारण व्यक्ति है वो अपनी आपातकालीन परिस्थितियों अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। समझ में आई आपको बात? दूसरी बात, चलो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे दबाओ आप तो, कि मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी कहा कि आप खड़े और अचानक आपके पास कोई नहीं है, अंधेरी रात है, अंधेरी रात में आप खड़े हो तो उसमें क्या होगा? आपको जो डर लगेगा, डर के समय आप एकदम कहीं से फर्राट बजेगा, उस समय भी आप झटके से डरने लग जाते हो, तो उस समय आपके शरीर में किसका स्रावण हो रहा है? परानुकंपी का, क्योंकि वो परिस्थिति आपातकालीन हो जाती है। अब क्या क्या चेंज आते हैं आपके शरीर में जब ये घटना होती है? आपके शरीर में क्या क्या चेंज आते हैं? चेंज ये आते हैं कि जैसे मान लो आप घर में अकेले सो रहे हो, कोई नहीं है घर में, और आपने पहले तो कोई घर वाले कहीं काम जा रहे हैं, आपको बोला भाई तू अकेला यहां रह जाएगा, हम कोई काम जा रहे हैं, या कोई शादी में चले गए, आपका मूड नहीं, आपने कहा तुम जाओ सब, मैं तो यहां रह जाऊंगा। तो उस समय आपके क्या है, परिवार में किसी एक ने आपको बोल दिया कि डर तो नहीं लगेगा तेरे को। उस समय क्या है, आप अपनी खुद की महत्वाकांक्षी के लिए क्या बोल देते हो? अरे किसका डर, मैं तो किसी से डरता ही नहीं हूं, मैं खुद डर हूं। उस समय तो ये बोल दिया। अब रात को आराम से बैठे बैठे मोबाइल देख रहे थे, और मोबाइल देखते देखते आपको पता चला नहीं 12 बज गए, और 12 बजने के बाद अब कहीं से कोई आवाज आ जाती है तो उसमें सीधा याद आता था, अरे घर वालों ने बोला डर तो नहीं आएगा। अब वो डर, क्योंकि आवाज आई कहीं से कि इधर तो कोई है ही नहीं, ये कहां से आवाज आई? उसमें आपके दिमाग में आएगा कि हाँ 5 साल पहले किसी मेरे दोस्त ने बोला था कि इस जगह पर भूत रहता है। अब उस समय क्या है कि वाकई में भूत रहता है, तो उस समय क्या वो आवाज भले ही कैसे भी आ जाए, ज्यादा हवा के कारण कोई कागज भी उछल रहा है या कहीं से कोई आवाज आ रही है, फिर भी वो महसूस होगा कि आवाज तो कहीं भूत की तो नहीं है। उस समय उस व्यक्ति के अंदर या आपके अंदर क्या क्या चेंजिंग आएंगे, क्या क्या चेंजेज आ जाते हैं उसको समझो। उस समय आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी, बीपी बहुत हाई हो जाएगी, और हृदय धड़कन धड़ 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और श्वसन दर बढ़ जाएगी, आप हाँफ जाओगे, श्वास लेना, इस तरीके की घटना हो जाएगी, और पूरे शरीर में पसीना छूट जाएगा, आप पसीने से लत हो जाओगे, पूरे लथपथ हो जाओगे। अब देखो इतना चेंजेस, मतलब एक तरीके से ये डरावनी चीजें आपके जब सुनोगे तो आप पूरे धूजने लग जाओगे। तो क्या क्या चेंज आए देखो। उस समय आपके शरीर में किसका स्रावण हुआ? सिंपैथेटिक का। किसका स्रावण हुआ दोस्तों? सिंपैथेटिक का। तो मैंने क्या बोला समझाने के लिए कि आपातकालीन परिस्थिति में दोस्तों किसका स्रावण होता है? सिंपैथेटिक का। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, उस दौरान दोस्तों आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस आएंगे कि हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, और रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। उस दौरान रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, श्वास दर बढ़ जाएगी, श्वसन दर तेज हो जाएगी, शरीर में पसीना आ जाएगा, पसीना बहुत ज्यादा आ जाएगा, और मुंह सूख जाएगा। बड़ी बात यह, इसका मतलब मुंह में लार का स्रावण रुक जाएगा, पाचक रसों का स्रावण रुक जाएगा, और उस समय आपकी हृदय की धड़कन बहुत, हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, आप हाँफ जाओगे, यानी श्वसन दर बढ़ जाएगी। तो ये चेंजेस आ जाते हैं, विशेष तौर से ये चेंज आते हैं। आंखें हैं वो फट जाएगी, यानी पुतलियां हैं वो फैल जाएगी, आंखें मोटी हो जाएगी, मूत्राशय फैल जाएगा। तो ये परिवर्तन जो आते हैं वो किसके कारण आते हैं दोस्तों? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण आते हैं। और इसमें उस दौरान आपके शरीर में किसका स्रावण होता है? एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावण होता है, और एसिटिलीन कोलिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। एसिटिलीन कोलिन नामक एक प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर रसायन का स्रावण होता है, और इनके कारण ये सब परिवर्तन आते हैं। इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक। और जस्ट इसका विलोम क्या होता है दोस्तों? परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक। यानी ये किसका होगा? सिंपैथेटिक का विलोम।
सिंपैथेटिक का विलोम, सीधी सी बात है, परानुकंपी सिंपैथेटिक का विलोम है, यानी ये आपातकालीन परिस्थिति में होता है, ये विश्राम की अवस्था में होता है। ऐसे ढीले ढाले पड़े रहते हो, कोई उद्देश्य नहीं, निरुद्देश्य पड़े रहते हो, ऐसे खाट पर खटिया पे सो रहे हो आराम से, तो उसमें किसका स्त्रावण होगा? परानुकंपी का। आराम से बैठे हो रेस्ट अवस्था में, उस समय आपकी हृदय की धड़कन जो 72 है वो धड़ 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 72 कभी कम हो जाएगी, ठीक है। श्वसन दर, आराम से सांस ले रहे हो, लंबी सांस ले रहे हो, क्योंकि किसी का डर ही नहीं है, उस समय इनका स्त्रावण होगा ही नहीं। इस समय लार का स्त्रावण बहुत ज्यादा होगा, पाचक रसों का स्त्रावण बहुत ज्यादा होगा, जबकि एड्रीनलिन हार्मोन का और एसिटिलिन का न्यूरोट्रांसमीटर का रसायन का स्त्रावण होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जस्ट इसका विलोम मैंने बोल दिया ना। और भी इसमें क्या होगा तो समझो, लार का स्त्रावण अत्यधिक होने लगेगा, ठीक है, और हृदय की धड़कन सामान्य हो जाएगी जो पहले से बढ़ी थी। अब ये सब चेंजेस आते हैं। अब देखो, अनुकंपी के तुरंत बाद प्राणुकंपी हो सकता है कि मान लो आपने क्या किया दोस्तों, जैसे आपने किसी चीज को देखा, आप डर गए, उसको डरने के बाद पता चल गया कि यार भूत नहीं था, ये तो ऐसे ही कोई पेज था, ऐसे पलट रहा था और मैंने देखा कोई भूत है, या कोई ऐसे ही कोई चीज उड़ रही थी। उस समय क्या है, आपको आराम हो गया कि हाँ यार रिलैक्स फील हो गई, ओहो हो डर गया मैं तो, ऐसे ही ये तो यही था। इस दौरान क्या होगा, आप श्वास लोगे लंबी। अब प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र का जो स्राव होगा, अब अनुकंपी का काम खत्म। अब आप आराम से श्वसन दर है वो वापस सामान्य स्थिति में आ जाएगी, हृदय धड़कन सामान्य स्थिति में आ जाएगी, ठीक है। इस दौरान आपके जो परिवर्तन अनुकंपी में हुए थे उसके उल्टे होने लग जाएंगे, मूत्राशय वापस सामान्य स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। जो आंखें जो फैल गई, आंखों की पुतलियां जो फैल रही थी वापस सिकुड़ जाएगी। आ रही बात समझ में? ये सब चीजें होती है। कर्मांकुंचन जो होती है ना, ये कर्मांकुंचन अनुकंपी के दौरान कर्मांकुंचन आरनाल का घट जाएगा, तो अब वापस प्राणुकंपी में वापस बढ़ जाएगा। समझ में आया? बस यही चेंजेस आते हैं दोस्तों, यही चेंजेस आते हैं अनुकंपी प्राणुकंपी में। बस ये आप लोगों को ये चीजें लिखनी थी। अब अनुकंपी में क्या क्या लिख रहा है देखो, अनुकंपी प्राणुकंपी में। अब मैंने दोनों के साथ अंतर बता देता हूं आपको। अनुकंपी प्राणुकंपी में आपको क्या याद रखना है दोस्तों, सिंपैथेटिक, जब बात सिंपैथेटिक की आती है, बात जब अनुकंपी की आती है, अनुकंपी की आती है, और एक आता हमारे पास पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक, परानुकंपी। तो इस दोनों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इस दौरान क्या परिवर्तन होता है दोस्तों, यह आपातकालीन स्थिति में होता है, आपातकालीन परिस्थिति में, और यह होती है विश्राम की स्थिति में। किसकी स्थिति में होता है? विश्राम की स्थिति में, विश्राम की स्थिति में। बस इसको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सा समझ लो। मैंने जो एग्जांपल दिया ना, डर आ गया आपको, डर लग गया, ठीक है। इस दौरान क्या होगा देखो, मैंने कहा देखो, आप एकदम किसी चीज से डर गए, हृदय की धड़कन बढ़ी, सबसे पहले क्या होगा इस दौरान, क्या होगा, इसका स्राव होगा। स्राव के रूप में क्या होगा, एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावण होगा। एड्रीनलिन हार्मोन, जिसको बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, इसको करो या मरो का हार्मोन बोलते हैं, दौड़ो या भागो का हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो यही तो एड्रीनलिन हार्मोन है। आपातकालीन परिस्थिति में रक्त में इसका स्रावण हो जाएगा, ठीक है। तो एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावण, एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावण बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। दूसरी बात, एसिटिलिन, एसिटिलिन कोलिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर रसायन होता है, का स्रावण क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, और क्या क्या परिवर्तन होगा, हृदय धड़कन, हृदय धड़कन बढ़ेगी, और क्या होगा, श्वसन दर बढ़ेगा, आंखों की पुतलियां, आंखों की पुतलियां, आंखों की पुतलियां क्या होगी दोस्तों, फैल जाएगी। आंखों की पुतलियां फैल जाएगी। और क्या क्या परिवर्तन होगा, और परिवर्तन यह होगा दोस्तों कि आरनाल में कर्मांकुंचन घट जाएगा,
आर नाल में क्रमाकुंचन घटेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके का परिवर्तन आता है। हृदय धड़कन बढ़ेगी, श्वसन बढ़ेगी, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। और क्या होगा दोस्तों, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट पेज में ये भी लिख लेंगे कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। अब इसमें क्या होगा, एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावन का घटेगा, बस इसका जस्ट विलोम घटेगा। एसिटिलकोलिन का स्रावन घटेगा और हृदय धड़कन यहां कम हो जाएगी, श्वसन दर घटेगी, यानी सामान्य स्थिति में आएगी वापस, और आंखों की पुतलियां फैल जाएगी तो वापस सामान्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। और आहार नाल क्रमाकुंचन घटेगा, यहां वापस नॉर्मल हो जाएगा, यानी सामान्य हो जाएगा यहां पर आने का। तो ये सब परिवर्तन आते हैं। और क्या परिवर्तन आते हैं वो भी देख लो। और परिवर्तन आते हैं सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक। और क्या परिवर्तन आते हैं वो भी देख लो दोस्तों। और परिवर्तन ये आते हैं कि इस दौरान हमारे शरीर में ये सब परिवर्तन आते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ेगी। देखो भाई, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, वो करता है इंसुलिन हार्मोन। कौन करता है भाइयों, इंसुलिन हार्मोन, जो एड्रिनलिन आप अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि की लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। ग्रंथियों में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इस हार्मोन के अल्प स्रावण से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ेगी। इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावण क्या होगा, घटेगा। अरे जब घटेगा तभी तो शर्करा की मात्रा बढ़ेगी। भाई रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, कंट्रोल कर रहा है इंसुलिन का स्राव घट जाएगा तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, रक्त में शर्करा बढ़ जाएगी, तो इंसुलिन का स्रावण कम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मूत्रा से क्या होगा, मूत्रा से फैल जाएगा, जबकि इसमें क्या होगा, ये इन सब का उल्टा हो जाएगा। मूत्रा से वापस क्या आ जाएगा, सामान्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इंसुलिन हार्मोन का स्रावण घटेगा तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, वापस सामान्य आ जाएगा। और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ेगी, इस दौरान क्या हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगा दोस्तों, सामान्य हो जाएगी। तो ये है सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक। कुल मिला के सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक में कोई चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सा याद रखो, आपातकालीन स्थिति में सिंपैथेटिक और विश्राम की स्थिति में पैरासिंपैथेटिक। जो सिंपैथेटिक में होता है वो पैरासिंपैथेटिक में नहीं होता, जो पैरासिंपैथेटिक में होता है वो सिंपैथेटिक में नहीं होता है। एक को याद करो, दूसरा खत्म। तो मैंने एक चीज बताई, बस रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं। मैंने आपको क्या बोल दिया, सीधी सी बोल दिया। आप जैसे हृदय की धड़कन, कोई चीज आपको अचानक बता दी, कोई घटना बता दी, कोई दूर घटना हो गई, उस दौरान आपकी हृदय की धड़कन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? हृदय की धड़कन बढ़ेगी, क्या क्या परिवर्तन है, पसीना आ जाएगा पूरे शरीर में, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, श्वसन दर बढ़ जाएगी, मूत्रा से फैल जाएगा, आंखें फट जाएगी, एकदम आंखें फैल जाएगी। तो ये सब परिवर्तन आते हैं ना, वही चीजें थी। ठीक है, तो हमने अभी जो पढ़ा था वो हमने तंत्रिका तंत्र को लगभग खत्म कर दिया दोस्तों, क्योंकि हमने तंत्रिका तंत्र से संबंधित कुछ बातें भी बाकी नहीं रखी। सब के सब हमने पढ़ लिया है कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। हमने पहली क्लास में तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा, न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, और फिर नेक्स्ट जो पिछली क्लास थी इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने मस्तिष्क के बारे में पढ़ा, मेरुरज्जु के बारे में पढ़ा, और अब हमने जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है इसको खत्म कर दिया था। तो ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित आप लोगों को कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। और तंत्रिका तंत्र से संबंधित कुछ रोग भी होते हैं, वो सामान्य मौखिक तौर से याद रखो। जब हम रोग पढ़ेंगे वहां पूरा डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा, यहां टॉपिक छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको पता है कुष्ठ रोग तंत्रिकाओं से संबंधित होता है, तंत्रिकाएं नष्ट हो जाती है, अंगुलियां नष्ट होने लगती है। ठीक है, तो ये चीजें होती। तो हम आगे जो है तंत्रिका तंत्र को हम खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट सिस्टम के साथ अगली क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।